आइए सुनते हैं मॉर्गन हाउसल की ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अध्याय 1 परिचय। ये किताब ब्याज दरों, बजट बनाने या फॉर्मूलों के बारे में नहीं है। ये है आपके और आपके पैसों के रिश्ते के बारे में। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी बात से। वित्तीय सफलता यानी फाइनेंशियल सक्सेस ज्ञान से नहीं, व्यवहार यानी बिहेवियर से तय होती है। हम सोचते हैं कि हम पैसे के साथ समझदारी से पेश आते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर फैसले भावनाओं से परे होते हैं, जैसे हमारा बचपन, डर, अनुभव और यहाँ तक कि किस दशक में हम पैदा हुए, ये सब हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। लेखक इस किताब में कहानियां सुनाते हैं, सादगी से सफल हुए निवेशकों की, अहंकार से सब खोने वाले अरबपतियों की और उन आम लोगों की जिन्होंने धीरे धीरे असली दौलत बनाई। अच्छे पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे फैसले लो। असल बात ये है कि आप लगातार गलतियां ना करें। ये किताब पैसे को गणित नहीं, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की तरह समझाती है। और जब आप इसे देखना शुरू करते हैं तो आपके सोचने का तरीका ही बदल जाता है। अध्याय 2, हम पैसे को अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हैं। पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया अलग होता है। जो एक इंसान को बिल्कुल गलत या मूर्खतापूर्ण लगे, वो दूसरे के लिए समझदारी भरा फैसला हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे वित्तीय यानी फाइनेंशियल फैसले अक्सर लॉजिक या एक्सेल शीट पर नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं। लेखक बताते हैं कि पैसे के मामले में कोई भी सच में पागल नहीं होता। हम बस अपनी कहानी के हिसाब से निर्णय लेते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो गरीबी में पला बड़ा और दूसरा जो संपन्न परिवार से आया। उन दोनों के निवेश, बचत और जोखिम को लेकर नजरिए बिल्कुल अलग होंगे। गरीब पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति डर के कारण शेयर बाजार से दूर रहेगा, जबकि दूसरा उसमें अवसर देखेगा, क्योंकि उसने हमेशा पैसा बढ़ते देखा है। बाहर से देखने पर ये फैसले अजीब लग सकते हैं, लेकिन इनका अपना संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट होता है। इतिहास भी हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। जिसने बचपन में मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन देखी हो, वो पैसे को लेकर बहुत सतर्क रहेगा। वहीं जिसने आर्थिक तेजी यानी बुल मार्केट के दौर में होश संभाला हो, वो निवेश को हमेशा फायदेमंद मान सकता है, भले ही अब हालात बदल चुके हों। एक स्टडी के अनुसार लोगों के निवेश के फैसले अक्सर इस बात पर निर्भर करते हैं कि जब वे युवा थे तब आर्थिक माहौल कैसा था। अगर 18 से 25 की उम्र में महंगाई बहुत थी तो वे आगे चलकर बॉन्ड्स में निवेश से बचेंगे। अगर उस समय शेयर बाजार अच्छा कर रहा था तो वे आगे चलकर शेयरों यानी स्टॉक्स को प्राथमिकता देंगे, चाहे आगे बाजार कितना भी अस्थिर क्यों ना हो। इसका मतलब है कि सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज काफी नहीं। लोग सिर्फ थ्योरी से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से सीखते हैं। और क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है, इसलिए पैसों को लेकर सोच भी अलग होती है। लेखक कहते हैं कि हम पैसों के साथ अपने अनुभव को पूरी दुनिया की सच्चाई समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा होता है। इससे अक्सर गलतफहमियां और गलत सलाहें जन्म लेती हैं। जब हम किसी को गलत निर्णय लेते देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उसकी जिंदगी की कहानी शायद हमसे बहुत अलग रही है। यही फर्क ये भी तय करता है कि कोई व्यक्ति सफलता को कैसे देखता है। कुछ लोग पैसों को सुरक्षा के लिए कमाते हैं, कुछ स्टेटस के लिए, कुछ जोखिम से डरते हैं तो कुछ खुलकर रिस्क लेते हैं। इनमें से कोई भी सोच गलत नहीं है। ये बस हमारे अनुभव, माहौल और भावनाओं का नतीजा है। आखिर में पैसों के मामले में कामयाबी बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि व्यवहार से तय होती है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि सफलता में भाग्य और जोखिम का कितना बड़ा रोल होता है। अध्याय 3, भाग्य, जोखिम और पूर्ण नियंत्रण का भ्रम। पैसे से जुड़े फैसलों में सबसे गलत समझी जाने वाली चीजों में से एक है भाग्य यानी दोस्तों, लक पैसे कमाना और आसान जोखिम है। यानी रिस्क की भूमिका।
हमें ये सिखाया जाता है कि सफलता मेहनत और समझदारी का नतीजा होती है। ये बात अक्सर सही होती है, लेकिन पूरा सच नहीं। लेखक बताते हैं कि वित्तीय यानी फाइनेंशियल नतीजों पर उन चीजों का भी असर होता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे सही समय पर सही जगह होना, अचानक सामने आने वाले मौके या अनजान खतरे। उदाहरण के लिए बिल गेट्स की कहानी लें। वो 1968 में ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर जैसी तकनीक मौजूद थी। उस समय जब दुनिया के ज्यादातर स्कूलों में ऐसा सोचना भी मुश्किल था। इतनी कम उम्र में टेक्नोलॉजी तक पहुंचने उनके करियर की दिशा तय की। क्या वे मेहनती और होशियार थे? जरूर, लेकिन साथ ही उन्हें एक असाधारण किस्मत का भी साथ मिला। अब जरा सोचिए, कोई और व्यक्ति जो उतना ही मेहनती और टैलेंटेड है, लेकिन जिसे ऐसा मौका नहीं मिला, उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। यही जगह है जहां जोखिम यानी रिस्क की भूमिका शुरू होती है। जोखिम उस स्थिति का नाम है जब आपने सब कुछ सही किया हो, फिर भी नतीजा गलत निकले। हम इस बात की चर्चा बहुत कम करते हैं। हम अक्सर उन लोगों की तारीफ करते हैं जो सफल हुए हैं, मानते हैं कि उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता जिन्होंने उतनी ही मेहनत की, सब कुछ नियमों के मुताबिक किया और फिर भी असफल हो गए। लेखक कहते हैं कि हम अपनी सफलता का श्रेय अपने कौशल को देते हैं और अपनी असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं। लेकिन जब कोई और असफल होता है तो हम मान लेते हैं कि उसने गलत किया होगा। ये सोच हमें वित्तीय परिणामों को सही तरीके से समझने से रोकती है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर ने एक बार कहा था कि वे जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग में भाग्य की भूमिका कितनी होती है, लेकिन ये पूरी तरह मापना नामुमकिन है। फिर भी इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब हम ये मान लेते हैं कि भाग्य भी नतीजों में शामिल होता है, तो हम और विनम्र, सतर्क और निष्पक्ष हो जाते हैं। इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को असाधारण लोगों की कहानियों पर आधारित मत कीजिए। अगर किसी ने जोखिम उठाकर करोड़ों कमाए, तो जरूरी नहीं कि वही तरीका आपके लिए भी काम करे। वो शायद सिर्फ किस्मत का खेल था। बेहतर है कि आप ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करें जो हर परिस्थिति में काम करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि भाग्य और जोखिम दोनों ही खेल में हैं, तब आप बेहतर निर्णय लेते हैं, अपने प्रॉफिट्स की रक्षा करते हैं और गिरावट के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि असली जिंदगी में सही काम करने से हमेशा सही नतीजा नहीं मिलता। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे ईर्ष्या और दूसरों से तुलना जैसी भावनात्मक गलतियां चुपचाप आपके वित्तीय फैसलों को बिगाड़ सकती हैं। अध्याय 4, पैसों की दौड़, ईर्ष्या और भावनात्मक जाल। आधुनिक कैपिटलिज्म एक तरफ महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये दूसरों से तुलना को जन्म देता है। शुरुआत में जब हम ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिसमें हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों से आगे निकलने के लिए मेहनत करने लगते हैं, वो भी अनजाने में। लेखक चेतावनी देते हैं कि जब पैसा आपके आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ का पैमाना बन जाता है, तब आप उसे सुरक्षा या स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि दूसरों के मुकाबले ज्यादा दिखने के लिए कमाने लगते हैं। ईर्ष्या या जलन इस पूरे खेल में चुपचाप और खतरनाक भूमिका निभाती है। एक इंसान जिसकी आमदनी बहुत अच्छी है, वो तब तक संतुष्ट रहता है जब तक वो किसी ऐसे को नहीं देख लेता जिसकी उससे ज्यादा कमाई है। ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। कोई भी इंसान कितना भी कमा ले, कोई ना कोई दूसरा उससे ज्यादा कमाता ही मिलेगा। एक बार किसी ने जॉन डी रॉकफेलर से पूछा कि कितना पैसा काफी होता है। उनका जवाब था, बस थोड़ा और। यही सोच अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो घातक बन जाती है। लेखक राजत गुप्ता की कहानी बताते हैं, जो इस बात का उदाहरण है कि ईर्ष्या किस तरह सफल लोगों को भी बर्बाद कर सकती है। गुप्ता, जो कभी मैकेंजी के सीईओ थे और जिनकी नेटवर्थ
$100 मिलियन थी, पहले से ही बहुत सफल थे। लेकिन वे अरबपति बनना चाहते थे। इस चाहत ने उन्हें साइडर ट्रेडिंग जैसे गैर कानूनी रास्ते पर डाल दिया। नतीजा, जेल की सजा। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुलना में हारना नहीं चाहते थे। ईर्ष्या सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, ये सोचने की क्षमता को भी धुंधला कर देती है। ये लोगों को ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर करती है जो वे सामान्य हालात में कभी नहीं लेते। ये शॉर्टकट्स के लिए उकसाती है और यही कारण है कि बेहद बुद्धिमान लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये समस्या दिमाग की नहीं, इमोशन की होती है। एक और गलतफहमी ये है कि ज्यादा पैसा यानी ज्यादा खुशियां, लेकिन शोध और अनुभव बताते हैं आय में वृद्धि से खुशी में ज्यादा अंतर नहीं आता। उस स्तर के बाद खुशी मिलती है आत्मनिर्भरता, रिश्तों, सेहत और उद्देश्य से। फिर भी लोग इन्हीं चीजों की कुर्बानी देते हैं पैसे के पीछे भागते हुए। वे ज्यादा घंटे काम करते हैं, परिवार से दूर होते हैं, ईमानदारी से समझौता करते हैं और खुद को थका डालते हैं उस पैसे के लिए जो जिंदगी में कोई असली मूल्य नहीं जोड़ता। लेखक कहते हैं, आपके समय पर नियंत्रण ही पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है। अगर पैसा आपके समय को छीन ले तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। समाधान ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षा को त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ बदलना सीखें। जानिए कि काफी कब है। दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस करना छोड़िए और अपने निर्णय अपनी भावनाओं या अहंकार नहीं, बल्कि मूल्यों यानी वैल्यूज पर आधारित कीजिए। अपने जीवन के लक्ष्य दूसरों की उपलब्धियों से नहीं, अपनी शांति और संतुलन से तय कीजिए। असली सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि आपके रिश्ते और समय कितने गुणवत्तापूर्ण हैं, ना कि आपकी सैलरी या गाड़ी कितनी महंगी है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि असली संपत्ति कैसे बनती है। अध्याय 5, असली संपत्ति यानी वेल्थ बनाना और बनाए रखना। व्यक्तिगत फाइनेंस में सबसे कम आंकी गई लेकिन सबसे ताकतवर अवधारणाओं में से एक है लंबी सोच। लेखक बताते हैं कि स्थायी संपत्ति किसी एक बार मिलने वाले बड़े फायदे या सटीक भविष्यवाणी से नहीं बनती, बल्कि कंसिस्टेंसी, धैर्य और समय के साथ कंपाउंडिंग से बनती है। निवेश का खेल धैर्य और टिके रहने का है। जो लोग इसे एक दौड़ की तरह लेते हैं, वे अक्सर अस्थिरता के समय गलत निर्णय लेते हैं या थक जाते हैं। शेयर बाजार को कोई भी लगातार सटीक रूप से नहीं समझ सकता, लेकिन समय के साथ स्पष्ट पैटर्न बनते हैं और जो लोग धैर्य रखते हैं वे अक्सर जीतते हैं। इसका सबसे मजबूत उदाहरण है जेसी लिवरमोर। 1929 में उन्होंने शेयर बाजार के गिरने की भविष्यवाणी करते हुए उस पर दांव लगाया और करोड़ों कमाए। उस समय उनकी संपत्ति आज के हिसाब से $3 बिलियन से अधिक थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई को सुरक्षित नहीं रखा। वे खुद को बाजार का मास्टर समझ बैठे और लगातार जोखिम लेते गए। अंततः उन्होंने सब कुछ खो दिया और जीवन भी खत्म कर लिया। ये कहानी बताती है कि पैसा कमाना एक चुनौती है, लेकिन उसे बचाए रखना और भी बड़ी चुनौती है। लेखक कहते हैं कि अमीर बने रहना विनम्रता और थोड़े भय की मांग करता है। ये स्वीकार करना जरूरी है कि पिछली सफलता भविष्य में सफलताओं की गारंटी नहीं है। महान निवेशक जैसे वॉरेन बफेट सिर्फ अच्छे फैसले नहीं लेते, वे बुरे फैसलों से भी बचते हैं। बफेट की संपत्ति का 90% हिस्सा उनकी 50वीं वर्षगांठ के बाद बना और वो सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने खेल में बने रहना चुना और कंपाउंडिंग को काम करने दिया। कंपाउंडिंग बेहद सरल दिखती है, लेकिन उसका असर जबरदस्त होता है। जरूरी नहीं कि आप हर साल सबसे ऊंचा रिटर्न पाएं, जरूरी ये है कि आप लगातार एक स्थिर रिटर्न कमाएं और भारी नुकसान से बचें। 10% का सालाना रिटर्न 40 सालों तक लेना 20% का रिटर्न 10 सालों तक लेकर सब कुछ खो देने से कहीं बेहतर है। इसलिए स्थिरता और अनुशासन तेजी या चमक से ज्यादा मायने रखते हैं।
एक और आम गलती है ये सोचना कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। मार्केट को परफेक्टली टाइम करना मुश्किल है और हॉट ट्रेंड्स को फॉलो करना अक्सर नुकसानदायक होता है। लंबी सोच रखने वाले लोग इन सब के बजाय सरल और भरोसेमंद रणनीतियों पर ध्यान देते हैं, जैसे नियमित बचत, इंडेक्स फंड्स में निवेश, कम शुल्क और उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रहना। लेखक समझाते हैं कि असली संपत्ति वो नहीं है जो दिखाई दे, बल्कि वो है जो छिपी रहती है, जैसे आपकी बचत, आपके पास विकल्प रखने की ताकत और तनाव से मुक्ति। अमीरी दिखती है जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ चुपचाप काम करती है। ये सुरक्षा, आजादी और ना कहने की ताकत देती है, जिसमें ये अनुशासन हो कि वो समय को अपने पक्ष में काम करने दे और सिस्टम को चकमा देने की बजाय समझदारी से खेले। वही सच्चे मायने में संपत्ति बना और बचा सकता है। आपको पैसों को बढ़ाने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस धैर्य, विनम्रता और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो तेजी नहीं, टिकाऊपन को प्राथमिकता दे। असली इनाम सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी पर अधिक नियंत्रण होता है। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि काफी का मतलब खुद तय करना कैसे आपकी संपत्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी बचा सकती है। अध्याय 6, काफी का अर्थ जानना और पैसों के साथ शांति बनाना। पैसे की मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी से जुड़ा सबसे गहरा सबक है काफी यानी इनफ की ताकत को समझना। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई और ज्यादा कमाने की दौड़ में है, ज्यादा पैसा, ज्यादा एसेट्स, ज्यादा पहचान, वहीं हम भूल जाते हैं कि सच्ची शांति वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादा खत्म होता है। लेखक बताते हैं कि जब तक हम खुद के लिए ये तय नहीं करते कि हमारे लिए काफी क्या है, तब तक पैसा एक अंतहीन दौड़ बन जाता है और ये खतरनाक हो सकता है। रजत गुप्ता की कहानी एक बार फिर इस बात का उदाहरण है। $100 मिलियन की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने अरबपति बनने की चाह में गैर कानूनी काम किए। उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन जब संतोष की सीमा ना हो तो महत्वाकांक्षा दिशा खो देती है। बस थोड़ा और की सोच अगर संभाली ना जाए तो वो समझदार लोगों को भी जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना बने या सफलता ना चाहें, बल्कि ये समझना जरूरी है कि इसके लिए क्या त्याग करना उचित है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग स्वास्थ्य, समय, रिश्ते और कभी कभी अपनी आजादी तक को खो देते हैं सिर्फ अधिक कमाई के लिए। लेकिन सवाल है, क्या ये सब वास्तव में इसके लायक है? सच्ची दौलत केवल पैसे में नहीं होती, ये उस आजादी में होती है जहां आप सुबह उठकर खुद तय कर सकें कि आपका दिन कैसा होगा। ये विकल्पों, नियंत्रण और मानसिक स्पष्टता में छुपी होती है और अक्सर इसके लिए उतने पैसे की जरूरत नहीं होती जितना हम सोचते हैं। काफी की समझ सिर्फ एक भावनात्मक विचार नहीं है, ये एक व्यावहारिक तरीका है। ये सीमाएं तय करता है जो हमें थकान और गलत फैसलों से बचाती हैं। जब आप अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। आप एक ऐसी दौड़ में भागना छोड़ देते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। ये सोच आपको सबसे बड़े मानसिक जाल से भी बचाती है, जो है दूसरों से तुलना करना। आप समझते हैं कि किसी और की सफलता या जीवन शैली आपके लिए मापदंड नहीं होनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, होशियार या सफल होगा। अगर आप उनका ही पीछा करते रहेंगे तो आपकी मंजिल हमेशा दूर होती जाएगी। इसलिए वैलिडेशन या स्टेटस के पीछे ना भागें, बल्कि मन की शांति को प्राथमिकता दें। ज्यादा पाने के बजाय जो आपके पास है उसी से बेहतर निर्णय लेने की कला सीखें। सबसे अमीर वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा होता है, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज्यादा संतुष्ट और मुक्त महसूस करते हैं। लेखक याद दिलाते हैं कि संपत्ति बनाने का असली उद्देश्य आपके जीवन की गुणवत्ता,
यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है, उसे और जटिल नहीं करना। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपकी असुरक्षाओं या पड़ोसी की अपेक्षाओं पर नहीं, आपके मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। बचत सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होती, ये आपके जीवन में जगह बनाने के लिए होती है, ताकि आप खुलकर जी सकें, बदलाव को स्वीकार कर सकें और अपने नियमों पर जिंदगी जी सकें। पैसों की समझ सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार का मामला है। ये इस बात पर आधारित है कि आप जो जानते हैं उस पर अमल कैसे करते हैं, और ये शांति, प्राथमिकता और आत्मनियंत्रण से शुरू होता है। अध्याय 7 सारांश। इस पूरी किताब से आपको एक सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सिर्फ समझदार होना आपको पैसों में सफल नहीं बनाता, सही व्यवहार ही असली जीत दिलाता है। हमने देखा कि भाग्य और जोखिम चुपचाप आपके नतीजों को आकार देते हैं। ईर्ष्या आपको गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। लंबी सोच और धैर्य किसी भी चमकदार रणनीति से आगे हैं। काफी को समझना ही मानसिक शांति की कुंजी है। ये किताब नियमों की सूची नहीं है, ये है अपने सोच और व्यवहार को पहचानने की यात्रा, ताकि आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बेहतर बना सके। प्रभाव टालने की नहीं, टिके रहने की कोशिश करें। परफेक्ट बनने की नहीं, निरंतर रहने की कोशिश करें। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जो असल दुनिया में काम करे, जिसमें विनम्रता, संतुलन और स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिले। आपके समय पर नियंत्रण ही पैसे का सबसे बड़ा लाभांश यानी डिविडेंड है। आप सुन रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो ऐप स्टोर पर हमें 5 स्टार देकर अपना प्यार बनाए रखें। सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।